क्या लिखे नेक्स्ट लाइन में? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 5000। हाँ, रिस्पॉन्ड फास्ट किया करो बेटा, ये रीजन है। एक्चुअली आप अनम्यूट करते हो तब तक ऑफलाइन के कंपैरिजन पे ना ऑनलाइन में आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है हमें। रिस्पॉन्ड फास्ट नहीं है स्टूडेंट का ना। तो ऑन यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हो गया, जैसे एबनॉर्मल लॉस होगा माइनस कर देंगे। अब पहले इजी होता था, हम क्या बोलते थे कि 46,500। हाँ जी बेटा, यहाँ तक समझ आ गया सबको ना वर्किंग नोट ये वाला? यस सर। हर वर्किंग नोट ऐसे ही बनेगा। पहले आप गुड्स की कॉस्ट लोगे। कॉस्ट क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे आता है। वाई? बिकॉज कोई भी लॉस कभी इनवॉइस प्राइस में हो सकता है। सपोज बेटा मैं 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, उसे आगे 12,000 का बेचने के लिए। वो प्रोडक्ट मेरा खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वट तो मेरा लॉस तो 10,000 ही हुआ ना। अगर मैं 10,000 का दोबारा परचेज कर लूँ तो 12,000 का सेल कर दूंगा मैं। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा क्या देखेगी कि आपका लॉस तो कॉस्ट पे हुआ ना। आप उसको कितने का बेचना चाहते थे वो अलग बात है, वो तो आपका प्रॉफिट है, वो आपने पे थोड़ी किया किसी को। तो ऑलवेज जो एबनॉर्मल लॉस है वो कॉस्ट पे ही आता है। इसी का रीजन है कि ये वर्किंग नोट हमेशा कॉस्ट पे बनेगा। बट अभी ये सेकंड क्लास है, 2-3 क्लासेस के बाद आप बिल्कुल पक्के हो जाओगे कि ये वर्किंग नोट कॉस्ट पे बनेगा और ये वर्किंग नोट ऐसा ही रहेगा। 3-4 बार तो मैं आपके सामने बनाऊंगा अभी। 46,500 इज द कॉस्ट ऑफ हाउ मच? कितने यूनिट्स है बताओ इस क्वेश्चन में? 1000। कितने यूनिट्स है इस क्वेश्चन में? फिर इसमें गिवन नहीं है। दैट्स पॉइंट। इस क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन नहीं है, इसलिए मैं 45,000 को ही बेस ले लूंगा। मेरे लिए क्या है की बात है। मान लो 45,000 रुपीज में 100 यूनिट्स होते, तो 45,000 किसकी प्राइस होती? 100 यूनिट्स की। उसमें से 5 लॉस्ट हो जाते, कोई बात नहीं। अब मेरे लिए यूनिट्स अगर नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो दैट्स वाई बेटा ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन पे थोड़ा टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे करवाने हैं आपको, उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इस चैप्टर में। 46,500 इज द कॉस्ट ऑफ 45,000, और उसमें से लॉस कितना हुआ? 5000। अब ये 5,000 किसका पार्ट है? 45,000 का ही पार्ट है ना। लेकिन हमें इसकी यस। वेल, अब कई बार स्टूडेंट बोलता है सर 5,000 जब दिया तो हुआ है एबनॉर्मल लॉस, आपके माइंड में शायद आ रहा होगा कि सर जब लिखा है सामने कि 5,000 रुपीज की गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट दैट इज एबनॉर्मल लॉस। नहीं ना बेटा, ये 5,000 तो कॉस्ट है, इसमें नो रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं ऐड करने हमें। तो जब आप 46,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ये 5,000 से बढ़कर अपने आप ही कितना हो जाएगा देखो, 51 67 51 5167 5166 या 67 66 के बाद 0.6 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो 7 कर सकते हो आप, 6 भी रख सकते हो 7 भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये माइनस कर दो। तो यहाँ दो फायदे हुए बेटा आपको। एक तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अपने आप आ गई स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें अलग से नो रेकरिंग ऐड नहीं करने पड़े। दूसरा वो माइनस होने के बाद रेस्ट गुड्स रहेगी जो कंसाइनी को रिसीव होंगी। अब ये माइनस कर दो 5,167 कितना रह गया? एक्सप्लेन कर दो कि क्या कह रहे हो? यस सर वो जो आपने 5,000 लिखा है ना, वो अमाउंट कहाँ से आई? क्वेश्चन में से बेटा, क्वेश्चन रीड करो। सर, एबनॉर्मल लॉस की जो भी कैलकुलेशन की आपने 46,500 डिवाइडेड बाय 45, ये मतलब ये क्यों किया? 46,500 45,000 की कॉस्ट है, तो उस 45,000 में से 5,000 की गुड्स लॉस्ट हो जाती हैं, तो 5,000 की कॉस्ट क्या होगी? फिर कॉस्ट बढ़ गई। और कैसे बोलेंगे हम? ये हम ऐसे बोलेंगे कि 46,500 इज द कॉस्ट ऑफ 100 प्रोडक्ट्स। इससे पहले जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, लास्ट क्लास में जब फर्स्ट टाइम वर्किंग कराया था, तब ये था कि दिस इज द वैल्यू ऑफ 100 यूनिट्स। क्या ये समझ आता है आपको कि 46,500 अगर 100 यूनिट्स की वैल्यू हो तो 5 यूनिट्स की कितनी होगी? क्या ये समझ आता है?
यस सर। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ऐसे ही अब हमें यूनिट्स गिवन नहीं है, जब यूनिट्स गिवन ना हो तो हम एक्चुअल प्राइस लिख देंगे। 46,500 इज द वैल्यू ऑफ 45,000, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 45,000 है, उसमें कितने यूनिट्स है वो गिवन नहीं है। तो मैं अज्यूम तो नहीं कर सकता ना कि 100 है या 200 है, तो मैं एक्चुअल प्राइस लिख दूंगा कि 45,000 की इनवॉइस प्राइस 45,000 की कॉस्ट अब बढ़कर 46,500 होगी। सिर्फ इसमें क्या ऐड हुआ, एक्स्ट्रा खर्चा ही तो ऐड हुआ है ना, 1,500 रुपए का। तो 5,000 की कॉस्ट क्या होगी, 5167। अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता तो आप छोड़ दो इसको, अदरवाइज ये एक शॉर्टकट की है डायरेक्टली एब्नॉर्मल लॉस निकालने के लिए। अगर आपको ये नहीं बनता, तो मतलब आप यही कह रहे हो ना कि 46,500 की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हाँ 45,000 है। इस यस एग्जैक्टली। तो ठीक है। 5,000 की अब क्या होगी वैल्यू, लेकिन अदरवाइज मुझे आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल देनी होगी। अगर आपको अलग से निकालना है एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो मैं ऐसे भी निकाल दूंगा। हाँ जी, एब्नॉर्मल लॉस की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस 5,000. एड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब आप क्या करोगे, ऐसे करोगे कि कंसाइनर के जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है वो 1,500 है, 1,500 ना, Yes, sir. और वो जो 1,500 हैं वो पे किए हैं 45,000 के ऊपर, राइट। जबकि जो लॉस हुआ है Yes, वो sir. सिर्फ 5,000 का हुआ है, वो सारी गुड्स थोड़ी लॉस्ट होगी। अगर सारी गुड्स लॉस हो जाती तो कितने की थी, 46,500 की, वो तो पता ही है फिर हमें। हमें तो ये देखना है कि बेटा 45,000 में से अगर 5,000 की गुड्स लॉस्ट होती हैं तो उनकी प्राइस अब क्या है, क्योंकि 5,000 तो कॉस्ट है ना, अब एक्सपेंसेस ऐड हो चुके हैं सारी गुड्स पे, तो 5,000 पे भी ऐड हुए होंगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो भी 166 ही आएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। तो मोटी मोटी बात क्या है, अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली लेवल्स होते हैं ना अंडरस्टैंडिंग के। अब जो समझाने जा रहा हूँ समझो बेटा, 45,000 में जब 1,500 रुपए ऐड हुए तो वो 46,500 बन गए। उसमें से जो 5,000 हैं उसमें इसका कुछ पोर्शन ऐड होगा जो बनते हैं 167। तो 46,500 में से कितना हो गया, 5167। तो 5,000 की गुड्स आउट ऑफ 45,000 है जो लॉस्ट हो चुकी हैं, तो इट मीन मुझे 5,000 45,000 में से माइनस करने हैं, तो रेस्ट गुड्स कितने की रहेगी, 40,000 की रहेगी। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का एक रूल है कि जब भी लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन होता है तो हम उसे कंसाइनमेंट में नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की नेचर के कारण नहीं हुआ। नॉर्मल लॉस नहीं है, वो एबनॉर्मल है, वो हमारी किसी गलती से हुआ है, इसलिए हमें उसको यहाँ से बाहर निकालना होता है। लेकिन जब गुड्स बाहर जाएंगी तो अपने साथ जितने भी उसके ऊपर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हुए हैं टिल दैट डेट वो भी साथ में कैंसिल होंगे। तो बेटा 1,500 में से 167 भी सर कैंसिल जो होंगे। हमें क्लेम मिलेगा वो भी पूरे पे मिलेगा? नहीं वो अलग चीज है, वो तो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है कि आपने पॉलिसी कैसी ली हुई है। एक प्रीमियम पॉलिसी होती है, एक नॉर्मल पॉलिसी होती है, वो तो बेटा उस पर डिपेंड है। हाँ, अगर इंश्योरेंस कंपनी को आप क्लेम लॉस करोगे एक बार तो पूरे पे करोगे ना, ये 5167 पे करोगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि जो आप खर्चा कर चुके हो हम वो भी देंगे आपको। क्योंकि सुनो ध्यान से, ये गुड्स जब कोलकाता में पड़ी थी तो 5,000 की थी, लेकिन जब कोलकाता से चली, रास्ते में कुछ भी हुआ इनको या दिल्ली पहुंच के कुछ हुआ, तो इन गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे समझाई थी बात, कि जब गुड्स चलती हैं कंसाइनर से कंसाइनी के पास जाने के लिए तो उनके ऊपर कुछ खर्च होगा और उससे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपकी जो 45,000 की गुड्स
कोलकाता में 45,000 की हैं, वो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते 46,500 की हो जाएंगी। फिर दिल्ली में पहुंचकर कंसाइनी भी उनके ऊपर खर्च करेगा, कुछ भी ऐसा जो नो रेकरिंग हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन से गोडाउन तक ले जाने में जो खर्च होगा उससे उनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग, जो हमेशा कॉस्ट में ऐड होते हैं। जब हम COGS निकालते हैं, बोलते हैं ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये वो वाले हैं। इसलिए इस वर्किंग नोट में नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे। आपको कंफ्यूजन? नो सर। इसलिए आपको एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अलग से निकालने की नीड नहीं है। समझने वाली बात अलग है, चलो हमने अलग से निकाल के देख लिया। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपके लिए 5,000 की जो कॉस्ट है वो 5,000 की नहीं रही ना, हमने उसको पैसा खर्च कर दिया। मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल क्या दी थी, आप एक मोबाइल परचेज करो, 40,000 का मोबाइल ले लो, उस पे 2,000 की एक्सेसरी डलवा लो, तो आपका मोबाइल तो 42,000 के 42,000 का ही हो गया ना। अब अगर वो चोरी होता है तो आपके तो 42 गए, तो 2,000 जब उसके वो खर्च हो चुके हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अब मोबाइल का एक पार्ट अगर चोरी होता है तो वो भी महंगा हो गया अब। तो इसलिए 5,000 की गुड्स जब चोरी होंगी रास्ते में या एक्सीडेंट होगा उनका, तो वो 5,000 की नहीं है, उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनेटली उतनी ज्यादा हो चुकी है। ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। आप इतना क्लेम करोगे कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है, वो डिपेंड है कि आपने पॉलिसी कैसी ली हुई है। वो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें पूरा पैसा मिलता है, किसी में आपको 80% मिलता है, किसी में 70% मिलता है। तो वो हम प्रीमियम बचाने के चक्कर में कई बार पॉलिसी कम की ले लेते हैं। हाँ जी सर, इसमें अगर कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते तो हम वो भी लेते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली अगर वो अभी तक हो चुके होते तो जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना अगले 4-5 क्लासेस में, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर कंसाइनी के गोडाउन में जाके चोरी होती है या वहां जाके फायर होती है, कुछ भी रीजन होते हैं, तो कंसाइनी के नो रेकरिंग ऑटोमेटिकली तब तक ऐड हो चुके होंगे। वो तो स्टोरी चल रही है ना अभी, क्या हमारी स्टोरी में कंसाइनी का रोल आया बताओ? नहीं है ना। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो उस मूवी में एक कैरेक्टर अभी नहीं आया होता, वो इंटरवल के बाद आता है, तो उसकी बात ही नहीं हो रही अभी। ऐसे ही इंटरवल कहाँ होगा, जब ये गुड्स कंसाइनी को रिसीव हो जाएंगी, उसके बाद कंसाइनी इसके ऊपर 240 रुपीज खर्च करेगा, तब कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड होंगे। और उसके बाद अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसमें कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं, और वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं तब तक। इसलिए तो ये वर्किंग नोट कराया जाता है आपको, इसमें सारा काम ऑटोमेटिक होगा। आपने बस ट्रस्ट करते हुए ना इस वर्किंग नोट को समझना है और इसको फॉलो करना है। एग्जाम में कितना भी, बेटा आप तो फिर बीकॉम में हो, हमने सीए के अंदर ये चैप्टर को इस वर्किंग नोट के दम पे सोल्व करवाया हुआ है, इसलिए कॉम्पिटेंस है। ठीक है, आप इस वर्किंग नोट को फॉलो अलग अलग से नहीं करना कि एबनॉर्मल एक होता तरीका, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अलग से निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक की अलग से निकालोगे, वो भी एक वे आउट है, बट वो इतना मजेदार नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारे आंसर अपने आप आते रहेंगे। आप देखो हमने एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दिया तो रिमेनिंग गुड्स रहेगी ना अभी, तो बताओ रिमेनिंग गुड्स कितनी रहेगी? बैलेंस गुड्स कितनी रहेगी? देखो बता नहीं पा रहे आप। 40,000 की रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं समझा रही बात? नो सर। बेटा ये बात तो समझ आनी चाहिए थी। 45,000 की गुड्स में से 5,000 की गुड्स लॉस्ट हो चुकी हैं ओके ड्यू टू ओके एनी सर, रीजन, ठीक है सर। तो 40 की रहेगी ना। उसकी वैल्यू हाँ जरूर जी। ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उस पर खर्च हो चुका पैसा। तो जैसे 5,000 की वैल्यू 5,167 है, वैसे ही 40,000 की गुड्स की वैल्यू 41 समथिंग है। वो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट तो 40 रहेगी ना उनकी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स की प्राइस कितनी है। गुड्स तो 40,000 की रहेंगी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्यों अजीब लग रहा है, क्योंकि यूनिट्स गिवन नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये कहा होता कि ये 100 यूनिट्स की कॉस्ट है और उसमें से 5 यूनिट लॉस्ट हो गए, तो मैं बोलता 95 यूनिट्स, फिर आपको समझ आती बात कि हाँ सर 95 रह गए, क्योंकि वो यूनिट्स में दिमाग ज्यादा चलता है हमारा। 100 kg में से 5 kg खराब हो गया, कितना रह गया? 95 kg।
लेकिन इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि यूनिट्स गिवन नहीं है, मैंने पहले बता दिया, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट को लेकर चलना पड़ेगा हर जगह पे। बैलेंस गुड्स 40,000 की रहेगी, जिसकी वैल्यू 41 समथिंग है, क्योंकि हम उसके ऊपर 1500 रुपए खर्च कर चुके हैं। 1500 में से 167 5000 के ऊपर थे, वो कैंसिल हो गए, रेस्ट इन पे रह गए। अब आगे रीड करो क्या लिखे। आगे क्या लिखे क्वेश्चन में बेटा? सर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम। हाँ, तो अब आप कंसाइनमेंट अकाउंट में आओ, वहां लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस 5167। अभी एंट्री तो पेंडिंग थे इसकी। बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 5167। इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पूरा एडमिट करे या कम करे, वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में देखेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में से पूरे पैसे माइनस होंगे। बाद में कंपनी से पूरा क्लेम मिला तो आपका लॉस नहीं होगा, नहीं तो आपका लॉस होगा बस। तो लिख दिया सबने, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 5167। इंश्योरेंस कंपनी की बात कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगी, इसकी बात एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में आएगी। वहां देखेंगे कितना कवर हुआ, वो अकाउंट बाद में बना देंगे हम, कोई बात नहीं। आगे बढ़ो, क्या लिखा नेक्स्ट? टू पेड कैरेज एंड गोडाउन। हाँ, लेकिन दोनों में से नो रेकरिंग कौन से हैं? कैरेज। कैरेज। यस, पेड बाय क्यू, कंसाइनी। अब देखो, कंसाइनी 240 रुपीज अब खर्च कर रहे हैं, तो अभी ऐड होंगे। तो ऑब्वियसली जब जब कोई लॉस रास्ते में होगा, वहां तक सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, जो जैसे यहाँ पूछ रहे थे। और अब जब ये रास्ते में ना होकर कंसाइनी के पास चलेगी गुड्स, तो इनकी वैल्यू 240 रुपीज और इंक्रीज होगी, लेकिन सिर्फ 240 ऐड करूंगा मैं। कैरेज, लेकिन गोडाउन रेंट इग्नोर कर दूंगा मैं। गोडाउन रेंट विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि ये रेकरिंग है, ये एवरी मंथ पे करना पड़ेगा। नो रेकरिंग का डेफिनेशन क्या है? विच इज डायरेक्ट एंड विच इज पेड फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी प्लेस। बस गुड्स पहुंचगी, इसके बाद जो मर्जी करो, वो रेकरिंग है। उसकी बात वर्किंग नोट में नहीं होगी। तो वर्किंग नोट में दो कंडीशंस है बेटा, वर्किंग नोट कॉस्ट पे बनेगा और इसमें सिर्फ नो रेकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगी। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाओ, वहां लिखो 2Q इनर कॉलम में। हाँ जी सर, ये जो 41,333 आया है, इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स। वही कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स 40,000 गुड्स, वो तो वही है 40,000 अभी भी, सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ गई। और गॉट इट ना? गुड्स 40,000 ही रहेंगी ना, क्योंकि 5,000 की ही इसमें से माइनस हुई अभी तक। सिर्फ 240 रुपए खर्च होने से उसकी वैल्यू और बढ़ गई, क्योंकि अब कंसाइनी के भी खर्च उसमें ऐड हो गए। अब अगर ये गुड चोरी होती है या इनको कोई एबनॉर्मल रीजन से लॉस होता है, फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, तो 41,573 के हिसाब से वैल्यू आएगी। ये भी हो सकता है, अभी नहीं है, लेकिन आगे आगे आप देखोगे किसी क्वेश्चन में दो बार लॉस हो रहा है, एक बार रास्ते में हो रहा है और एक बार कंसाइनी के ग्राउंड में जाके हो रहा है। अब मान लो मैं अपनी तरफ से पॉइंट बनाता हूँ कि यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हो गया 10,000 की गुड्स का, हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? 41,573 इज द वैल्यू ऑफ 40,000, वही बची गुड्स। अगर यूनिट्स होते तो हम 95 लिखते इसको, अब लिखेंगे 40,000 इनटू उसमें से 10,000 की गुड्स और लॉस होगी, तो वैल्यू आ जाएगी अपने आप 10,000 की प्राइस बढ़कर आएगी। अब बस इतना फर्क है, क्योंकि अब जो लॉस हो रहा है वो कंसाइनी के गोडाउन में जाके हो रहा है। आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, अभी भी हम इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, अभी भी हमारा एंड तक ऐसे चलता रहेगा। ये चैप्टर एक स्टोरी है, इसके सारे पॉइंट्स आपको चैप्टर के एंड तक समझ आएंगे। 41,573 अगर 40,000 की वैल्यू है तो 10,000 की वैल्यू क्या रहेगी? क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में जाके हुआ,
पर फिलहाल अभी तो ये पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर होता तो हम ऐसा करते। और इसके बाद ये वर्किंग नोट एंड हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं वर्किंग नोट 1, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं इसमें। कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड हो गए, ऐसा देखा जाए तो बेटा छोटा सा वर्किंग नोट है ये, इतना ही रहेगा। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको लगेगा ये बहुत सिंपल सा है। पहले इसमें कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड होते हैं, फिर एबनॉर्मल लॉस माइनस होता है, फिर बची हुई गुड्स कंसाइनी को रिसीव होती हैं, जिसको लेके वो घर जाता है, और फिर वहां तक के वो खर्चे जो करता है नॉन रेकरिंग वो इसमें ऐड होते हैं, देन वो सेल करता है प्रोडक्ट को। अब आ जाओ कंसाइनमेंट कौन में एवरीवन, वहां लिखो, लिखो वहां पे 2Q इनर कॉलम में कैरेज 240, कैरेज 240, गोडाउन रेंट 600, और अभी 2 लाइनें और छोड़ देना कमीशन लिखने के लिए, बाद में आएगा कमीशन ना। लिख लिया सबने? यस सर। कमीशन के लिए 2 लाइन छोड़ देना, अभी टोटल मत करना। आगे लिखो क्रेडिट साइड पर बाय क्यू। अब यहां फिर एक प्रॉब्लम है, उसका एक वर्किंग नोट अलग से बनेगा। वर्किंग नोट्स के नंबर देते रहो, जैसे हमने एक ये बनाया था कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए, वर्किंग नोट 1 ये हो गया, ये बड़े वाला वर्किंग नोट को चेक 2 दे दो आप। अब इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है। रीड करो एवरीवन। क्या लिखा है इसमें? 2/3 of the goods received were sold. तो कैसे करेंगे पुनीत? सर जो इनवॉइस प्राइस हमारी आई है हमने उससे बताई थी, शायद उसी पे होएगा। नहीं होगा, देखो क्या लिखा है। सर 41,573 का नहीं 2/3 हो जाएगा। नहीं नहीं, वही समझा रहा हूँ आपको। यहाँ एक नया बेसिक समझो, जब आपको कभी भी सेलिंग प्राइस खुद निकालनी होती है एज ए स्टूडेंट, तो क्या लिखा है यहाँ पे, 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय क्यू। गुड्स का मतलब ओनली गुड्स, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना प्राइस 41,573, ठीक है, वो उन गुड्स का इंक्रीज्ड प्राइस है ड्यू टू एक्सपेंसेस, बट गुड्स तो 40,000 की है ना बेटा, तो 2/3 ऑफ गुड्स का मतलब 40,000 का 2/3 दैट हैज बीन सोल्ड बाय क्यू एट ए, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं वो, अब लिखा नहीं तो वही जो उसकी इनवॉइस प्राइस बनती है उसी पे करेगा सेल वो। और इनवॉइस प्राइस के लिए प्रॉफिट क्या ऐड करना था हमने, 1/3। यस सर। तो अब मैं इनवॉइस प्राइस नहीं निकाल रहा, मैं एक्चुअल सेलिंग 60,000 प्राइस निकाल रहा हूँ। हाँ, मैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ, बट वो इनवॉइस प्राइस के इक्वल है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि कोई ज्यादा प्राइस पे हमने बेचा, बस ये लिखा है कि 2/3 प्रोडक्ट बेचा। अब नहीं लिखा कि कितने में बेचा, तो ऑब्वियसली जो प्राइस फिक्स की गई है बाय द कंसाइनर, जैसे मैंने बोला कि 7,000 में प्रोडक्ट बेचने हैं, तो शी विल सेल एट 7,000 ओनली ना। ज्यादा पे अगर बेचेगी तो मुझे बताएगी कि सर मैंने आपका 7,000 ही 10,000 में सेल किया है। तो अभी इनवॉइस प्राइस भी मानेंगे हम, तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले कॉस्ट ऑफ 2/3 निकालेंगे, और जब अपने कॉस्ट निकालनी होती है ना वो सिर्फ गुड्स की होती है हमेशा। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, उसका पर्पस है या तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए। सेल प्राइस हमेशा कॉस्ट में ऐड होती है, वहां एक्सपेंसेस की बात नहीं होती, ये एक अलग बेसिक है, ये +1 से पढ़ते आ रहे हो तुम। तो यहाँ हमेशा जो गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट है हम उसका 2/3 करेंगे, कॉस्ट ऑफ 2/3 ऑफ 45,000। ये सही है या गलत है 45,000?
गलत है, क्योंकि कंसाइनर को गुड्स की कंसाइनी को गुड्स कितनी रिसीव हुई है 40। तो यहाँ ना कुछ भी लिखा हो सकता है, 2/3 ऑफ द गुड्स कंसाइंड। देखो आप मत सोचो कि कंसाइनी को कॉस्ट नहीं बतानी, वो अलग फंडा है। आप जब एज ए स्टूडेंट आप सोल्व कर रहे हो तो एग्जामिनर आपकी टेस्टिंग के लिए कुछ भी, आपको टेस्ट करने के लिए बेटा कुछ भी लिख सकता है। 2/3 ऑफ द गुड्स सेंट कंसाइंड, तो आपको 45,000 का 2/3 करना पड़ेगा। अगर लिख रहा है 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय क्यू, क्योंकि जब क्यू बेचेगा प्राइस तो वो कंसाइनर को पूछ के करेगा ना डिसाइड कि मैं बेच रहा हूँ जी, बताओ उसी पे बेच दूं। तो ये नहीं कि कंसाइनी ही डिसाइड कर रहा है, उसको एक लिमिट दे दी हमने। तो इसलिए जब लिखा है 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय क्यू, तो वो 40,000 का 2/3 करने वाला है। कि हमने बोला ठीक है आप 2/3 गुड्स बेच दो, किस प्राइस पे, वो प्राइस कंसाइनर बताने वाला है उसको, दैट इज द इनवॉइस प्राइस। तो कंसाइनर को पता ना कि वो गुड 40,000 की है, चाहे कंसाइनी को नहीं पता, उसको पता है कि गुड 60,000 की आई है मेरे पास, या उसमें से कुछ लॉस हो चुकी है बाकी रहेगी। तो कंसाइनी को सिर्फ हमने एक हिडन रखा है बस, लेकिन एक्चुअल तो हमें पता है ना कि वो गुड 40,000 की है। दूसरा पॉइंट, जब भी सेलिंग प्राइस निकालनी होती है अपने पास लिख लो, कभी भी आपको वर्किंग नोट वाली प्राइस नहीं उठानी, जो गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट है वो उठानी है। तो ये लिखा होता है 2/3 ऑफ द गुड्स। तो 2/3 ऑफ द 40,000 कितना आएगा बताओ। थोड़ा 40,000 कितना आएगा बेटा, कितना टाइम 2/3 निकालने में। 26,667। हाँ, अब इसमें लोडिंग ऐड कर दो। लोडिंग का रेट कितना था 1/3 ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट आपके सामने है। और 26,667 का 1/3 निकालो और इसमें ऐड करो। सॉरी इतना नहीं आएगा, कम आएगा। सर 8888 आ रहा है। हाँ ऐड कर दो, कितना आएगा। सर वो 8 लास्ट वाला 9 ही हो जाएगा। 35,555, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्ट की इनवॉइस प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस। तो ऐसी कैलकुलेशंस ही वापस आपको नहीं मिलेंगी। इस चैप्टर की फीचर यही है बेटा, जब आपको सारे बेसिक समझ आ गए, अभी चल रहे हैं ना, समझ आ जाएंगे एक दिन जाके आपको, फाइनली क्या रह जाएगा कि जितने क्वेश्चन करते जाओगे आपको कैलकुलेशन वाइज कुछ मिलता रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो आपको पहले गुड्स का 2/3 करना है, वो भी किन कौन सी गुड्स का, जो कंसाइनी को रिसीव हुई है। उस टाइम एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देना है। 40,000 का 2/3 26, एड प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस। अब इस प्राइस पे उसने बेच दी, तो लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय क्यूज अकाउंट 35,555, ओके एवरीवन, लिख दिया। बाय क्यूज अकाउंट सेल 35,555। अब लास्ट स्टेप है बस, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है बेटा, 4th नंबर वर्किंग नोट में आते हैं, और मैं एक लाइन में आंसर निकाल सकता हूँ, बस यही फायदा है वर्किंग नोट का। क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं इसको। हाँ जी, कंसाइनमेंट स्टॉक कितने क्या बताओ। अब आपके लिए देखो कितना इजी है, 41,000
573, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉस निकालना हो या क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो, उसके लिए आपको नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ते हैं, तो जाके एक्चुअल लॉस आता है या एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है कि जो गुड्स कंसाइनी के पास पड़ी हैं वो कितने की हैं, या रास्ते में थी तो कितने की थी। सेलिंग प्राइस निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, वो तो गुड्स के ऊपर ही निकलेगा हमेशा। 41,573 इज द वैल्यू ऑफ, कितने की वैल्यू है ये, 40,000 की वैल्यू है ना। 40,000 की। अब बची कितनी है, वेरी सिंपल, हमने 40,000 का 2/3 बेच दिया है ना, हमने 40,000 का 2/3 बेच दिया बेटा, तो कितना रह गया 1/3 1/3। तो बताओ 1/3 कितना होता है, 13,000 समथिंग। 14,906 था। 40,000 का 1/3 13,333 होगा, 0.33 समथिंग ऐसे आएगा। तो बेटा अगर हम 13,000 डायरेक्टली माइनस भी तो कर सकते हैं उससे। क्या, अगर हम 41,000 वाली अमाउंट में से 26,000 माइनस कर दें, पुनीत फिर गलती कर रहे हो बेटा, जब 2/3 और 1/3 करोगे तो सिर्फ गुड्स की प्राइस को करोगे ना, आप ना गलती एक ही कर रहे हो बार बार सब लोग। 41,573 सिर्फ उन गुड्स की एक वैल्यूएशन है एक्सपेंसेस ऐड होने के कारण, गुड्स 40,000 की ही है भाई, पहले वो 45 की थी। नहीं सिर्फ वही कह रहा था मैं नहीं तो तुम गलत कि कह रहे हो, तुम ये 41,667 माइनस कर दें। नहीं तुम ये बोलो कि अगर मैं 40,000 में से ये 2667 माइनस कर दूं, 40,000 में से अगर उसका 2/3 माइनस कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो 1/3 आएगा। या आप पुनीत आप क्या बोल रहे हो कि 41,573 का 1/3 कर दो। नहीं मतलब 14,573 में से 2/3 माइनस कर दें। नहीं ना होगा ना बेटा, आप समझ रहे, 41,573 एक्सपेंसेस के साथ प्राइस है और 40,000 विदाउट एक्सपेंसेस है, तो नहीं मैं फिर समझाता हूँ, समझे अभी समझे नहीं आप ध्यान से। 40,000 में से 26,667 2/3 गुड्स माइनस हो चुकी हैं, 1/3 रहेगी, ये गुड्स की बात हो रही है, इनकी वैल्यू 41,573 थी वो अलग बात है। तो मैं यहाँ क्यों जाऊं, इधर का क्या कॉन्सेप्ट है बताओ के दिमाग में, वो सिर्फ वैल्यूएशन है, गुड्स ये है बेटा। मैं तो कह रहा था ये क्वेश्चन सबसे मेन है, यहाँ ना आपको यूनिट्स गिवन नहीं है। अब यही क्वेश्चन में अगर ये बताया होता ना कि आपने 100 यूनिट्स भेजे थे, उसमें से 5 लॉस्ट हो गए, 95 रह गए, 95 में से 65 सेल हो गए, 30 रह गए, तो कभी भी आप इनवॉइस प्राइस को नहीं उठाते थे, सॉरी कभी भी आप 41,573 की बात ना करते। तो बेटा वही बात कर रहा हूँ मैं, गुड्स का आपको किलोग्राम्स में पता है पॉइंट, यूनिट्स में पता है या रुपीज में पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा की बात सबको। यस सर। तो गुड्स की बात ही करो मेरे से ना, कि 40,000 की गुड्स थी, उसमें से 2/3 बिकी है, 1/3 रह गई है, तो 1/3 कितने की है वो 13,333 की है। एक मिनट होल्ड करना, नेक्स्ट बैच को मैं मैसेज कर दूं 5 मिनट्स, 6:30 क्लास होती है मेरी नेक्स्ट, ये 30 मिनट्स का मैंने गैप आपके लिए रखा हुआ है, प्लस का बैच ओवर हो जाएगा 10-15 दिन में, फिर वो टाइम स्लॉट भी आपको दे देंगे।
वैल्यू निकालो आप लोग। $13,333 जो गुड्स बच गई हैं, 40,000 का 1/3 गुड जो बच गई हमारे पास बेटा, उनकी वैल्यू कितनी होगी? कितना आ गया? जल्दी करो बेटा, टाइम 2-3 मिनट रह गए सर। सर 13,857 800 57 1000 लैक्स मत बोला करो पुनीत, ऐसा बोला करो 13837। सो ओके सर। अब ये जो अमाउंट है ये देखो, यही है ना, ये 13,333 की जो गुड्स थी, 13333 की जो गुड्स थी, उनकी सिर्फ प्राइस ज्यादा आ रही है क्योंकि वो एक्सपेंसेस वाला पार्ट इसमें ऐड हो रहा है प्रोपोर्शनेटली। एक्चुअल गुड्स वही है बेटा, पहले 45,000 की थी, फिर 5,000 की लॉस्ट होगी, फिर 40,000 की रहेगी। जो बैलेंस गुड्स कंसाइनी को रिसीव हुई उसका 2/3 उसने बेच दिया और 1/3 रह गया। उस 1/3 की वैल्यू 41,000 के हिसाब से थोड़ी ज्यादा आ गई क्योंकि एक्सपेंसेस है, तभी तो फायदा ना हमें। अगर यही हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग से निकालें तो ये टफ हो जाएगा आपके लिए। हमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनर के अलग से ऐड करने पड़ेंगे, वो 45,000 के हिसाब से ऐड होंगे, और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी के अलग से ऐड करने